वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज मैं 8:30 बजे लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, कहीं मैं जा रहा हूं ज़रूरी कार्य से। ठीक है, कल से पुनः मैं 8:30 बजे लाइव क्लास आपको आऊँगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो आज लाइव क्लास नहीं आऊँगा फ्रेंड्स, इसलिए ऑफलाइन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करके मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें टोटल 58 क्वेश्चन हैं जीके जीएस के, जो आपका बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग ये जरूर देखिएगा। देखिए, जीके जीएस कॉमन होता है, सभी में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ बिहार पुलिस में ही पूछा जाएगा, रेलवे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सवाल नंबर 1 आपका है, साइनोकोबालामिन है कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अस्कॉर्बिक एसिड होता है फ्रेंड्स, याद रखेगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पैराडॉक्सिन होता है, ये भी याद रखेगा। और विटामिन B2 का क्या होता है? तो राइबोफ्लोविन होता है, ये भी याद रखेगा। इसके साथ साथ विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिल्वोक्विनिन होता है। विटामिन ई का क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। विटामिन डी का क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया, विटामिन B12। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित जोड़े में से किसका सुमेल है, यानी कौन सा सुमेलित है? तो निमोनिया से देखिए फेफड़ा प्रभावित होता है, यही आपका सुमेलित है। मोतियाबिंद से थायराइड गलत है फ्रेंड्स, आँख होता है। पीलिया से यकृत होता है, गलत है। मधुमेह से देखिए ये भी गलत है। तो इसका जो सुमेल कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए निमोनिया है, जो इसका राइट आंसर होगा 2 का। चलिए सवाल नंबर 3 आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, और देखिए आपको 58 क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन है जो आपका सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RDX एक विस्फोटक है, बिल्कुल ये आपका कथन सत्य है। बाकी ये सभी है जो फ्रेंड्स क्या कथन है जो सत्य नहीं है। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, RDX एक विस्फोटक है, सही है। सवाल नंबर 4 को देखिए, सवाल नंबर 4 आपका, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो 4 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? गेस करते चलेगा। 4 का जो राइट आंसर होगा एसिटिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 को देखिए, सवाल नंबर 5 आपका है, सवाल नंबर 5 है कि निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? 5 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, दूध उदाहरण है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, दूध है जो का एक पायस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए, 7 नंबर सवाल है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? 7 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सिक्रेटिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय को, अग्नाशय मतलब समझ रहे फ्रेंड्स, पैनक्रियाज ग्रंथि को ही अग्नाशय कहते हैं, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और इसी से इंसुलिन हार्मोन आपका स्रावित होता है। तो कह रहा है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो सिक्रेटिन इसका है जो 7 का राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा सवाल है। 8 नंबर सवाल को देखिए, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो कृष्ण छिद्र के किसने किया था? भारत के वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा, एस चंद्रशेखर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए, सवाल नंबर 9 है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये पहले भी बता चुका हूँ, लाइव क्लास में भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए ये भी बता चुका हूँ, सूर्य पे क्या होगा गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या ऑक्सीकरण द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम है जो आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, उसी तरह से परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इससे एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जो नाभिकीय हाइड्रोजन बम है फ्रेंड्स, वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे है, और अनियंत्रित प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अनियंत्रित प्रक्रिया है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिकीय संलयन। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 11 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है, मॉडरेट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है, क्यों होती है? जितने भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसके जड़ें होते हैं जो बहुत काफ़ी लंबी होती है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, ठीक है, पानी की तलाश में, क्योंकि मरुस्थल में पानी का लेवल होता है बहुत नीचे होता है, तो उसी के तलाश में जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसके जड़ें क्या होती है, लंबी हो जाती है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 आपका है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम आपको बताना है। 12 का क्या होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 13 को देखिए। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, चलिए गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन। तो देखिए एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 को देखिए। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। ये भी बहुत बार पहले बता चुका हूँ कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है और जमा कहाँ होता है, ये भी सवाल बार बार रिपीट होता है। तो पित्त का निर्माण है जो आपका कहाँ होता है, लीवर में होता है, लीवर यानी यकृत में होता है। और जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। देखिए पित्त का निर्माण होता है जो यकृत में होता है, लेकिन जमा कहाँ होगा, तो पित्ताशय थैली में होता है। तो यहाँ पूछा जाए निर्माण कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 को देखिए। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। सबसे कठोर धातु इसमें देखिए, तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, प्लेटिनियम है जो क्या है, सबसे कठोर धातु है। 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 16 को देखिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, नाभिक में क्या होता है, P+N होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 आपका है कि धातुओं के टुकड़े को टांका लगाने वाला मिश्रण होता है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है 17 का। तो टांका मिलाने वाला क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका टीन और सीसा का मिश्रण होता है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका है कि निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कार आदि हो प्रदूषित करती है। तो देखिए इसका क्या होगा राइट आंसर, जो मोटर कार से ज़्यादा प्रदूषण शीशा से होता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए। कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो 20 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 को देखिए। कह रहा है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में प्रवर्तन के कारण, बी में अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक प्रवर्तन के कारण, या डी में प्रकीर्णन के कारण। 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सामूहिक आंतरिक प्रवर्तन के कारण चमकता है। 22 नंबर सवाल को देखिए। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किस तरह से करता है। तो देखिए जनरली देखा जाए फ्रेंड्स आपका, तो पोलियो का जो वायरस शरीर में प्रवेश करता है वो दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से आपका प्रवेश करता है। तो 22 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो पोलियो का वायरस होता है शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। इसके विषाणु होते हैं जो बच्चों के मुंह नाक द्वारा प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें कि निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। ये भी सवाल पहले मेरा बताया हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये याद करिए, पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में आपका तोप का प्रयोग बाबर ने किया था। और इस जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ फ्रेंड्स, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। तो इसमें तोप का प्रयोग किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 आपका है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 25 को देखिए। 25 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। सुमेल इसमें से नहीं है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से तो सुमेलित है। लोथल ये नहीं है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, ये भी सही है। कालीबंगा ये सुमेलित आपका नहीं है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो आपका राजस्थान में पड़ता है, जबकि रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा जो नहीं है। बाकी भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब पूछा जाता है कि आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ बताया अभी, राजस्थान में पड़ता है। और रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। तो ये सब भी याद रखें। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। 26 नंबर सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो आपका 570 ईस्वी में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 आपका है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, ये भी देखिए महत्वपूर्ण सवाल है।
27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ये बौद्ध धर्म के भी मान्यता है और जैन धर्म की मान्यता है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, चलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, किसने किया था? 28 का जो करेक्ट आंसर होगा गुरु रामदास ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अमृतसर शहर को किसने बसाया था? तो गुरु रामदास ने बसाया था। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए। गांधार कला शैली एक सम्मिश्रण है। ये भी अच्छा सवाल है। जो गांधार कला शैली है जो मिश्रण है किसका है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। याद रखिए फ्रेंड्स, गांधार कला शैली है जो भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। अगला सवाल को लेते हैं। 29 का डी हो गया। सवाल नंबर 30 को देखिए। 30 नंबर, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? 30 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। 30 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता संबंधित है जो आपका आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल है कि बोगाज कुई महत्वपूर्ण है क्योंकि। बोगाज कुई महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख था, इसलिए बोगाज कुई है जो आपका ये प्रमुख है। अगला सवाल को लेते हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 32 को देखिए। 32 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था? तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नांकित में से किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 को देखिए। मिलिंद पनोह, नाम सुने होंगे आप लोग। मिलिंद पनोह क्या है? तो ये पाली ग्रंथ है ना आपका। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, रज्जु थे। रज्जु क्या थे? 34 नंबर सवाल का 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासन में अधिकारी। ठीक है, मौर्य शासन में जो अधिकारी थे उसे क्या कहा जाता था? तो रज्जु या रज्जुक कहा जाता था फ्रेंड्स। तो चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 35 नंबर सवाल को, सर्व कर लगाया जाता था, किस पर लगाया जाता था? 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सर्व कर है जो सिंचाई पर लगाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। जो सर्व कर है वो सिंचाई पर लगाया जाता है और फिरोज शाह तुगलक ने आपका इसको लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा की स्वीकृति से सिंचाई कर लगाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्व कर लगाया जाता है किस पे? सिंचाई पर। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल को लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीफूस गोसाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कौन सा अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव है जो आपका पश्चिम भारत पर था? तो 37 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से यह पता चलता है। ठीक है, 37 नंबर सवाल समझ गए हो फ्रेंड्स कि रुद्रगढ़ का जूनागढ़ शिलालेख से यह पता चलता है फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ? पश्चिम भारत पर था। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए। 38 नंबर सवाल आपका है, निम्नांकित में से किस बौद्ध ग्रंथों में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ठीक है, संघ जीवन के नियम किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? 38 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विनय पिटक से। निम्नांकित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। 39 नंबर सवाल आपका है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, कहाँ से कहाँ हुआ था? तो 39 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई से थाने के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी थी? तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई से थाने के बीच हुआ था। इसकी लंबाई कितना था? तो 34 किलोमीटर। अगला सवाल को लेते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। उधम सिंह है जो नहीं संबंधित थे। बेगम हजरत महल थे, कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे, मौलवी अहमदुल्ला, ये भी सभी संबंधित थे। उधम सिंह है जो इससे संबंधित नहीं थे। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 41 को देखिए। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? 41 नंबर सवाल।
41 नंबर सवाल का देखिए, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये बिल्कुल सुमेलित है। बंगाल का विभाजन 1905, ये भी सही है। मार्लोमेंटो सुधार, ये भी आपका सुमेलित है। असहयोग आंदोलन 1930, ये है जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि असहयोग आंदोलन कब चला था, तो 1920 ईस्वी में चला था। यहाँ डी दे रहा है 1930 में, तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। 42 नंबर सवाल आपका देखिए कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो 42 का करेक्ट आंसर गेस करिए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 43 नंबर सवाल को देखिए। 43 नंबर सवाल है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। अगला सवाल 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल आपका है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कितना, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। और एक गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है दिल्ली समझौता कब हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, 5 मार्च 1931 में होगा, क्योंकि दिल्ली समझौता को ही गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 45 नंबर सवाल आपका है। 45 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स, कि स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 2022 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था। सवाल नंबर आपका जो है 45। ऐसे तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग को पता है, मुख्य रूप से देता है तो आपका 1 जनवरी 1923 को ना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, CR दास मोतीलाल नेहरू। इसका देखिए स्वराज पार्टी का गठन वर्ष आप 22 से इसका प्रक्रिया शुरू हो गया था, लेकिन अब देखिए कहीं कहीं पे देता है फ्रेंड्स असफल रहा था, लेकिन 1923 में ये सक्सेस हुआ था। तो किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और कौन, मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको देश बंधु कहा जाता है। ठीक है, CR दास को, चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है, भी याद रखिएगा। और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, इसे डेट प्रेफरेंस सफल कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला सवाल को लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था। 46 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए फटाफट गेस करिए। तो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन तो हो गया था फ्रेंड्स आपका नवंबर 1927 ईस्वी में लंदन में हुआ था इसका गठन, लेकिन भारत एवं मुंबई कब पहुंचा था, तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। 3 फरवरी 1928, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं 48 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। 48 का, तो इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था जो 28 दिसंबर, याद रखिए 28 दिसंबर कितना, 1885 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इसमें डिटेल अगर जानना है फ्रेंड्स तो देखिए इसका मैं बता देता हूँ कि 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में ये हुआ था। कहाँ ये पड़ता है, मुंबई में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। अगला सवाल, हाँ फ्रेंड्स सवाल नंबर 49 को देखिए। 49 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी। यहाँ आर्मी ने पार्टी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, पार्टी होना चाहिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी गठित की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ, सुन लीजिए। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 10 दिसंबर कितना, 10 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने आज़ाद के नेतृत्व में बैठक की। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था अपने साहब का, तो आपका आज़ाद ने किया था। आज़ाद के नेतृत्व में गठन किया गया था, इसलिए श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी गठित की गई थी किसे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 50 को देखिए। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष ने। ठीक है, याद रखिएगा अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया है, तो अरविंद घोष ने किया है।
50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 नंबर सवाल, पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था? 51 का जो राइट आंसर होगा दलित वर्ग से था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूना समझौता कब हुआ था? तो याद रखिए 1932 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? सॉरी, 1932 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के मध्य में हुआ था ये समझौता। ठीक है, और किसी तो दलित वर्ग से संबंधित था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा घुमा करके पूछा जा सकता है, तो सभी एंगल से याद रखें। पूछे पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में। किनके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आपको पूना में। ठीक है, तो इस तरह से घुमा करके पूछा जाता है। 52 नंबर सवाल को देखिए, जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। देखिए जिला ने यहाँ जिस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कभी प्रैक्टिस सेट में टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है। तो 52 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता हो जाएगा। अगला सवाल को लिखते हैं 53 नंबर सवाल को। 53 नंबर, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ये देखिए पहले भी बताया हुआ सवाल आपका फ्रेंड्स कि आपका कौन सा? तो 52वां संविधान संशोधन ना, ऑप्शन नंबर ए। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा यह रोक लगाया गया था दल बदल पर। तो 93 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, अगर घुमाया जाए तो आपका 1985 ईस्वी में। ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार एक है, कैसा है? ठीक है, संपत्ति का अधिकार ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या तो कानूनी अधिकार। तो 54 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मूल संविधान में आपका जो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, तो मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को भी आपको मौलिक अधिकार रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार को हटा करके किसे कानूनी अधिकार में आपको रख दिया गया है। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो आपका 44वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। तो ये अभी जो संपत्ति का अधिकार है जो क्या है? कानूनी अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्तमान में पूछा जाए मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो 6 है, और मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है, याद रखिएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? 55 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से है। 56 नंबर सवाल को देखिए, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। कब किया था फ्रेंड्स? तो आपको जुलाई 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉप मोस्ट वीवीआई है 57 का। कह रहा है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेबी भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं? सेबी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, कहीं सेबी रहेगा, कहीं पर फुल फॉर्म दिया हुआ रहेगा। तो 58 प्रश्न था फ्रेंड्स। ठीक है, आज मैं लाइव क्लास नहीं ले सका क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। कल से आपको 8:30 बजे लाइव क्लास जरूर लूँगा फ्रेंड्स। और आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन है उसका है जो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको वेबसाइट पे भी और यूट्यूब पर भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। यूट्यूब पर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और बाकी वेबसाइट पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिवीजन करते रहिएगा, तो आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।